नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर हरिद्वार से सामने आ रही। हरिद्वार के बहादुराबाद में मिला लड़की का शव। हाईवे के पास मिला लड़की का शव, नाबालिग लड़की का शव। मृतका की मां की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज। मामले में बोले एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल, आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मामले के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। तो हाईवे के पास मिला नाबालिग लड़की का शव। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने कहा किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। सांतरसाह के पास एक हाईवे में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के उस शव को वहां से रिकवर करके हॉस्पिटल भिजवाया। इस बीच उसकी वहां मृत्यु हो चुकी। तत्काल पुलिस ने सभी संभावनाओं को सामने रखते हुए इस लड़की की शिनाख्त के सारे प्रयास किए गए और इसी बीच इसकी पहचान हो गई थी। मृतका की मां की ओर से पुलिस ने एक अभियोग की तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। साथ में हर संभावनाओं को खुला रखते हुए पुलिस ने इस मृतका की जो पीएम है उसको कराने के लिए डॉक्टर के पैनल से इसमें पीएम कराया गया। साथ में मृतका के जो स्वैप वगैरह और डीएनए प्रिंटिंग के प्रयास के लिए जो उसका स्वैप है उसको संरक्षित किया। पुलिस के द्वारा एसपी सिटी के स्तर पर इसमें हम लोगों ने एक टीम बनाई है, जिसमें करीब 5 टीमें अलग अलग वर्क कर रही हैं, जिसमें सभी एक्टिविटियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें जो आरोपी हैं उनको भी स्क्रूटनी किया जाएगा। साथ में कल इसकी क्या क्या गतिविधियां थी उनको सबको सामने रखते हुए पुलिस निष्पक्ष जांच इसमें कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो हाईवे के पास मिला नाबालिग लड़की का शव, जिस पर एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। 5 टीमें पुलिस की तरफ से गठित की गई है ताकि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। मामले में जल्द खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें की गई गठित। बहादुराबाद में मिला लड़की का शव, नाबालिग लड़की को शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मृतका की मां की शिकायत पर रिपोर्ट की गई दर्ज। मामले में बोले एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल, उनका बयान सामने आया है। साफ तौर पर पुलिस की 5 टीमें गठित होने की बात कही है। साथ ही साथ आरोपियों को किसी भी कीमत में बख्शे न जाने की भी बात कही है। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की शुरुआत की है। जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा इस घटना का खुलासा किया जाएगा। और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता शहजाद अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शहजाद, ये पूरे मामले में जिस तरह से नाबालिग लड़की को शव बरामद किया गया है, अब पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और क्या है पूरी घटना? वही बता की हत्या का पुलिस का एक बड़ा बयान भी आया। पूरी निष्पक्षता से होगी मामले की जांच और अभी कोई भी नहीं बचता जाएगा। एसपी सिटी के नेतृत्व से 5 टीमें सुरक्षा सुलझने जुटी है। मामले की प्रधानपति तिरछे वर्ग आयोग सदस्य भाजपा नेता आदित्य राज सैनी और उनका सहयोगी अमित नामदेव रहती है। इसमें बता दें आप आदित्य राज भाजपा के विधायक पद के दावेदार भी रहे हैं, और लेकिन मामले के सामने आने के बाद फिलहाल पार्टी उसने अपना पीठ छुड़ा चुके हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस के द्वारा 5 टीमें गठित की गई है, कार्रवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है? बताया जा रहा है कि हरिद्वार के कप्तान ने बताया कि लगातार जारी है। खुलासे की जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जी, परिवार वालों का इस पूरे मामले में जिस तरह से मृतका की मां की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीदें हैं? उनका कहना है कि जो बीजेपी नेता है आदित्य राज सैनी, तो पूरा उनका हाथ है इसमें। क्या इस पूरी घटना में किसी पर शक भी जता रहे हैं परिवार वाले? भाजपा नेता आदित्य राज सैनी पर पूरा शक जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से परिवार वालों का कहना है, शक की यहाँ पर बात की है पुलिस,
इस एंगल को लेकर शुरुआत कर चुकी है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या दावा किया जा रहा है? पुलिस ने जब खुलासा गठित की गई है, 5 टीम भी उसमें गठित की गई है, करा जाएगा। जी बिल्कुल जी शाहजाद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर लोकसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज स्पीकर का चुनाव होना है और उसको लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। নমস্কার, আমি দীপক অধিকারী দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, ধন্যবাদ। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। Honorable members, I have received 16 notices of motions for election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motions for the election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Rajnath Singh to second the motion. महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री राजीव रंजन सिंह alias लालन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान टू सेकंड द मोशन। चल रहा है। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। श्री जीतन राम मांझी। अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा
प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। श्री जादव प्रतापराव गणपतराव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तराय। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय प्रतापराव जाधव। श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी टू सेकंड द मोशन। I rise to second the move by Sri Chirag Paswan that Sri Om Birla, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Thanks. Sri H.D. Kumaraswamy. I propose Sri Om Birla ji for the Speaker of the elections. Sri Balashwari Vallavaneni as a Speaker of this House. Sri Kinjarapu Ram Mohan Naidu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। श्री लघु कृष्णा देवरायलु। Dr. Indra Hang Suba to move the motion. I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Sri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Speaker sir, I second the motion. श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल। श्री कृष्ण पाल। महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत टू मूव द मोशन। Item number 12. Mic is not working. Sir, Honorable Chairman, sir, that Shri Kodikunil Suresh, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran to second the motion. I second the motion moved by my letter friend Shri Anand Sawan to nominate Shri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्री तारिक अनवर टू सेकंड द मोशन। महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए,
उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले। So I. Wait. Mic is on. Wait. Sir, I would like to move the motion that Shri Kodikunil Suresh, as a member of this House, to be chosen as the Speaker of the House. श्रीमती कानीमोड़ी करुणानिधि। Sir, I second the motion moved by Supriya Suleji to choose Thiru Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूं। Professor S.P. Singh Baghel. That Sri Om Birla, the member of this house, be chosen as a speaker of this house. Shri Pankaj Chaudhary to second the motion. महोदय, मैं प्रोफेसर S.P. सिंह बघेल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी to move the motion. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत to second the motion. आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ। I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. No, the ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए ओम बिरला फिर से बने लोकसभा के अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी लोकसभा से निकलकर सामने आ रही है। ओम बिरला और के सुरेश के बीच चुनाव के बीच ओम बिरला के स्पीकर बनने के प्रस्ताव को लेकर भारी संख्या में इसका समर्थन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव का समर्थन भारी संख्या में होने के बाद ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज।
श्री किरेन रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, before the business could begin, I would like to thank Sri Bhartruhari Mehtab, who has discharged his duties as Speaker pro tem. He has completed entire proceedings of oath and affirmation very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रीत से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है
कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, यह आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं।
और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूं, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूं, तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में
आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरी जगह पे जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी, Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently
by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी एब्सेंट। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I congratulate you for your becoming second time Honorable Speaker of the House.
Sir, my first entry in this parliament was in 12th Lok Sabha. A long experience I gathered. And what is my impression, sir? That a house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. Sir, parliamentary democratic system upon which we are the firm believers, it depends upon the secularism, communal harmony and unity of the country. Somewhere, sir, the floor of the house always depends that what would be the attitude of the Treasury bench. It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, the house belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate. But it has happened also only by introducing the bills, it has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner, and we from the opposition side assure you, sir, we will extend all sorts of cooperation by which the House can run properly and smoothly. Opposition now is in a better strength in this House. So to neglect the opposition should not be the attitude of the Treasury bench. So I would request Honorable Prime Minister and the Treasury bench to come up, to cooperate, that the House runs smoothly and a country of 140 crores of people can actually get some guidance, some hopes that Parliament can contribute for the welfare of the country, for the benefit of the country, for the 140 crore people of this country. Sir, this should be our motto. We want to see that 18th Lok Sabha can run smoothly and can create a history that it has actually reached to its target by running smoothly for the interest of the nation, keeping secularism and communal harmony intact, and the constitution should be remain upheld and its situation should not ever be allowed to be disturbed. Thank you, sir. Sri T.R. Baluji. Sir, Honorable Speaker, sir, it is my greatest occasion to felicitate you once again in this parliament. Sir, on behalf of my leader, Dr. Thalapathy M.K. Stalin, an illustrious son of illustrious leader, Dr. M. Kalaignar Karunanidhi, on behalf of my party and party in parliament, I wholeheartedly congratulate you on this, on this occasion. In fact, when you occupied the exalted chair, it was, I am overwhelmingly enthused to appreciate and shower
love and affection on you, sir. Sir, you might have been elected in lotus symbol. The lotus is known for, I always float in water, over the water. But it don't allow the water to stick onto the lotus. This is a natural thing. Like that, you might have been elected by my BJP friends. Hereafter, there is no politics between you and the house. You don't have any color at all. There is no color at all. So you have to treat each and every opposition as well as ruling party in the same care. So I should only request you, kindly be impartial. Thank you. Lao Sri Krishna. So thank you, sir. On behalf of Telugu Desam Party and Chandrababu Naidu Garu and fellow members of Lok Sabha, 5 crore people of Andhra Pradesh, and on my own behalf, I congratulate you on being elected as Speaker of this House, sir. It is a rare opportunity as a Speaker, being elected and nominated and elected for the second time, sir. There were 5 members before you, and 2 are from Andhra Pradesh. One, Neelam Sanjeev Reddy Garu. Second one, Balayogi Ji Garu. All these 5 members were nominated and elected for 2 times, sir, but somehow they didn't finish the 10-year term, sir. But you have this opportunity to complete this 10-year term, sir. There is some coincidence between both of us, sir. You being a first-time Speaker of this House and me being the first-time member of this House in 17th Lok Sabha, sir. And in the last 5 years, there's some groundbreaking things that have happened, starting with moving from the old Parliament to the new Parliament, sir. And new bills being passed, new laws being passed, starting with 370, Nari Shakti and Triple Talaq, which empowered the women, and also IPC, sir. And you have also encouraged youth, who are the first-time members, who came to this House to speak, to rise up and speak on various issues, sir. In question hour, you've given us the opportunity to speak on to ask supplementary questions. And in the 0 hour also, you encouraged us to speak as much as possible, sir. And the whole experience of digital and also digitalization of the whole proceedings and also the research facilities that are available in the library have been vastly improved in the last 5 years, sir. And I hope it will continue in the next 5 years in your term, sir. And also, with regards to the question hour, sir, with the vigor with which you used to conduct, you used to make sure that most of the questions get answered in this House, sir. And you used to tell ministers to be crisp and answer in a pointed way, and used to give the members enough time to ask their questions, sir. So I hope that tradition will continue. And also remember, sir, during the times of COVID, it was something that no one has seen coming, sir, but you made sure that when everyone was worried how this House will function, you made sure that it has proceeded in a way, in a safe way, and also made sure that most of the members could express their views and problems from their state, sir. So I conclude by once again congratulating you, sir, and wishing you best of times in running the House, sir. I assure you, Telugu Desam Party will support you in the next 5 years in smooth running of this House, sir. Thank you very much. Sri Rajiv Ranjan Singh जी. अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया
ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री अरविंद सावंत जी। लोकसभा के अध्यक्ष जी, इधर से इधर। बिरला साहब, मैं सहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पहली तो बात ऐसी कि आपको हमने 5 वर्ष से अनुभव लिया है, पुराने सदन में, नए सदन में, और दोबारा फिर उस न्यायाधीश जैसे पद पर विराजमान हुए हो। दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं कि जिस ढंग से कुछ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ कानून पास किए गए, उस कानून में एक कानून पास गया इलेक्शन कमिश्नर का। वो कानून भी जब हम सस्पेंड हुए थे तब पास हुआ, जिसमें न्याय देने की प्रक्रिया जहां होती है, कानून बनाने वाले हम हैं, और वही कानून जब बदल जाते हैं तभी तो संविधान की बात आती है। और संविधान की सुरक्षा के लिए ये इंडिया अलायंस बना। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं, हम जब बोलते तो शब्दों में भी, और खास करके सत्ता पक्ष, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए, और वचन पूर्ति जो दी है हमने, करनी चाहिए। जो जो वचन हमने दिए है वो करनी चाहिए। हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। अभी सभी अब अपेक्षा करते हैं। उन्होंने सेक्युलर शब्द किया, मैं समानता से, स्वातंत्र, समानता, ये सारा हमें संविधान ने दिया हुआ है। और चाहता हूं, बस एक अपेक्षा करता हूं, व्हाट वी नीड इज हार्मनी, नॉट द हेट्रेड। हम हार्मनी चाहते हैं, हेट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो दीवारें यहां टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है। किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है, फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे, तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है, तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज आपकी तरफ आ जाएगी। तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें और आश्वस्त करते हैं ये सदन चलना ही चाहिए। कोई उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन किस लिए चलिए? सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता हूं। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूं संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। श्रीमती शिवप्रिया सुले। I take this opportunity on behalf of the Nationalist Congress Party and the original founder and our beloved leader Shri Sharad Pawar ji and all of us to congratulate you on your second innings. I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy ji. तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सबका आपने ख्याल भी रखा है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड में भी जिस तरह से, जैसे ट्रेजरी बेंच के साथ ऑपोजिशन के भी, हम सब के लिए आपने जिस तरह से ख्याल रखा, हमेशा हमारे हर मेंबर को आपने फ़ोन भी किया, पूछा। कोविड
के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर पार्लियामेंट्री स्टाफ एंड टीम हु रियली supported us in serving at that time, the entire transition of the old building to the new building, the research team, so a lot has been done in 5 years. 5 साल में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। So it's a great opportunity. So I've been here a little more than most of you. So very humbly I would like to request to each one of you that people really look up to us, and very few of us are blessed to be here. So let's make this opportunity into a great advantage for this nation and deliver superior results from here, where whichever side we sit on, the common goal is to serve the nation. So if we all spend more time here together to deliberate more, to argue more from both sides, and to make sure that we serve India and make it a good nation, a brighter nation, because India is one of the largest democracies in the world. So any little thing that happens here affects globally and democracy.